हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है और साथ ही साथ आपकी हर परेशानी का हल लेकर भी मौजूद हो जाता है। तो आज जो रिसेंटली अभी परेशानी जो खड़ी हुई है वो है सीबीएसई द्वारा आपके सैम्पल पेपर इशू कर दिए गए। अब उनको समझना है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक बार समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर के लिए हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं। तो जैसे ही सीबीएसई ने आपके लिए कोई सैम्पल पेपर इशू किए, हम आपके लिए वो सैम्पल पेपर और उसका सोल्यूशन लेकर होते आ गए, और ये भी बताने के लिए कि किस किस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे। तो आज का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर हम लेकर आए हैं, ये है हमारी क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के लिए, यानी कि हमारी ऐच्छिक के लिए। कोड इसका रहेगा 002, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या रहेगा आपका कोड? 002। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको मैं बता दूं कि आपको पता है कि आपके क्लास 12th में हिंदी के 2 कोर्स चलते हैं, आपका कोर और इलेक्टिव। इलेक्टिव का अलग कोड होता है और कोर का अलग होता है। तो जैसे ही आपको पता है कि एक ही दिन होते हैं ये पेपर, तो इसलिए सावधानी बरतते हुए कि जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो सबसे पहले आपको कोड को चेक करना है। जैसे आप इसको चेक कर लोगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे पहला जो निर्देश आपके सामने आएगा, निर्धारित समय है 3 घंटे। 3 घंटे का समय मिल रहा है और इसी के अंदर आपको काम करना है, इसलिए बहुत तेजी से और प्लानिंग के साथ काम करना है, क्योंकि रिटन वर्क ज़्यादा है। दोनों ही मोड, मतलब दोनों ही तरीके से प्रश्न आ रहे हैं आपके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा। तो इसके पूर्णांक रहेगा 80 मार्क्स का, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 100 मार्क्स का हमारा होता है, जिसमें 20 मार्क्स आपको इंटरनल बेसिस पर मिलेंगे। अब आते हैं कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश यहाँ दिए ही गए हैं कि इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इसे फॉलो करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि फालतू में लिख दिए क्या करना, नहीं, पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। क्या दिया है इस प्रश्न पत्र में? 2 खंड है, आ और बा। कुल प्रश्न है 14, ठीक है। 2 सेक्शन में डिवाइड है, आ और बा, और 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं। खंड आ में 48 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि खंड आ में आपके पास में टोटल 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से आपको करने कितने हैं? 40 प्रश्न। मगर ये मतलब नहीं है कि पूरे में से कोई भी आप 40 कर लो और 8 कोई भी छोड़ दो। हर प्रश्न के साथ आपके सामने निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए ही आपको उन 48 में से 40 प्रश्न करने हैं। कैसे? अभी आगे हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए। तो खंड आ में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और खंड बा में आपके पास में वर्णनात्मक यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सभी के साथ में इंटरनल विकल्प दिए गए हैं, मतलब अंदर विकल्प यानी कि ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास में। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। देखिए, मैंने बताया था निर्देशन यहाँ जो दिए गए हैं वो लिखे इसलिए गए हैं कि आप उन्हें पढ़ें और पालन करें। दूसरा आते हैं, दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न करने हैं। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। मतलब अब आपको सीक्वेंस में काम करना है। पहले आप खंड आ करोगे, प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद आपका खंड बा आएगा उसके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहले खंड बा कर दिया, उसका आपने 12वां क्वेश्चन कर दिया, आपने उसका 14वां क्वेश्चन कर दिया, फिर आपने उसका 10वां क्वेश्चन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सीक्वेंस से काम करना। सबसे पहले खंड आ करना है, उसमें जितने क्वेश्चन हैं वो करेंगे, फिर खंड बा करेंगे, फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन हैं, यानी सीक्वेंस में हम इसको काम करेंगे। चलिए, अब निर्देश तो हमने पढ़ लिए, आगे अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास में क्या दी गई है? ये हमारे पास में एक गद्यांश दिया गया है, ये 10 मार्क्स का है, मतलब इसमें इस गद्यांश पे हमसे 10 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनका हमें उत्तर देना है। तो ध्यान से देखिए, 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके सामने जब ये गद्यांश आएगा तो आपको बहुत सावधानी से पढ़ना। और ये कब पढ़ेंगे? जब आपके पास में रीडिंग टाइम आपको दिया जाता है आपके रिटन टाइम से पहले, तो उसी टाइम में आपको ये गद्यांश पढ़ के आंसर्स को निकाल लेना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। क्या है? संस्कृति और सभ्यता, ये 2 शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। और करुणा
प्रेम और परोपकार सीखता है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। भीतरी का मतलब हमारा क्या होता है? इंटरनल। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभी सभ्यता की पहचान है। मतलब बाहरी हम जो चीजें दिखा रहे हैं, जो हमारी संपन्नता को दर्शाता है, वो हमारा क्या है? सभ्यता है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है, वह देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सबसे कहीं बारीक चीज है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े होते हैं, मगर ये सारी चीजें हमारी सभ्यता के सबूत हैं। जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन चीज होती है। मतलब हमारा जो नेचर होता है वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, और ये बहुत ही सूक्ष्म होता है क्योंकि हमारे अंदर होता है और हमारे बिहेवियर से निकलकर बाहर भी आता है, और वह हमारी हर पसंद, हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, यह हमारी संस्कृति बतलाती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये 6 विकार प्रकृति के दिए हुए हैं। विकार मतलब ऐसी बुरी चीजें हैं जो प्रकृति ने हमारे अंदर दी हुई हैं। परंतु अगर ये विकार बेरोक टोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मतलब हमारा अगर इन विकारों पे कंट्रोल नहीं रहे तो हम एक जानवर से भी बदतर हो जाएंगे। इसीलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब 2 देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसीलिए संस्कृति को दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों और जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। अब इसी गद्यांश में हमारे सामने प्रश्न प्रस्तुत हुए। तो इस गद्यांश में हमारे सामने 10 प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है, क्योंकि यह सभ्यता क्या है? बाहरी तरक्की है। क्यों है यह? इच्छा पूर्ति में सक्षम है, भौतिक साधनों की द्योतक है, संस्कृति से भिन्न पहचान लिए है, करुणा, प्रेम और परोपकार सिखाती है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है कि यह भौतिक साधनों की द्योतक है। मतलब हम जो बाहर की जो हमारी संपन्नता के जो साधन है वो हमें देती है, इसलिए। दूसरा प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्रमशः है। सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्रमशः यानी कि लाइन से क्या है? रेलगाड़ी और विनय, यानी कि सभ्यता जो है वो रेलगाड़ी या संस्कृति विनय है। दूसरा आते हैं, सभ्यता जो है वो प्रत्यक्ष है और संस्कृति अप्रत्यक्ष है। सभ्यता बाहरी तरक्की है, संस्कृति भीतरी द्वंद है। सभ्यता रिवाज है और संस्कृति सीख है। तो इसका जो मूलभूत अंतर बताया गया है, तो ये क्रमशः जो होगी वो है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। सभ्यता क्या है? प्रत्यक्ष है, हमें दिखाई देती है, मगर संस्कृति हमारे अंदर है, यानी कि वो अप्रत्यक्ष होती है। नेक्स्ट है, संस्कृति को महीन चीज कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृति है। संस्कृति क्या है? अत्यंत तुच्छ यानी छोटी है, अति महत्वहीन है, अत्यधिक उपयोगी है या अति श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर महीन चीज कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृति अति सर्वश्रेष्ठ चीज है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, निम्नलिखित वाक्यों में से सभ्यता के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? अब हमें बताना है सभ्यता के 4 कथन दिए, 4 में से सभ्यता के मामले में जो एकदम सही है वो क्या है? सभ्यता मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की गाथा है। सभ्यता मानव के विकास का विधायक गुण है। सभ्यता मानव को कलाकार बना देती है। सभ्यता संस्कृति से अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे इस गद्यांश के अनुसार से सभ्यता के संदर्भ में सही वाक्य है वो है, सभ्यता मानव के विकास का विधायक गुण है।
मतलब बाहरी है, मतलब बहुत ज्यादा कंपल्सरी नहीं है, चाहिए लेकिन बहुत कंपल्सरी नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, संस्कृति की प्रवृत्ति है। संस्कृति की प्रवृत्ति क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है? आदाय प्रदाय, आदाय प्राप्ति, क्रय विक्रय, आबाद बर्बाद। तो यहाँ पर संस्कृति की जो प्रवृत्ति है वो है आदाय प्रदाय, यानी आदान प्रदान, मतलब हम जिसके साथ जैसा बिहेवियर करेंगे वो हमको वैसा ही देगा। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बिहेवियर करना होता है। नेक्स्ट आते हैं, मकान के लिए नक्शा पसंद करना हमारी संस्कृति का परिचायक है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि, क्यों कहा गया है? घर हमारी सभ्यता की पहचान है, अन्य लोगों से जोड़ने का माध्यम है, नक्शे के बिना मकान बनाना कठिन है, हमारी सोच समझ को उजागर करता है। तो क्यों बोला गया है मकान के लिए नक्शा पसंद करना हमारी संस्कृति का परिचायक है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी सोच समझ को उजागर करता है। अब हम मकान बनाने जा रहे हैं तो क्या है, हम पहले प्लानिंग करते हैं ना, तो ये हमारी सोच को उजागर करता है कि हमारी सोच कितनी डेवलप है। भाई हमने ब्लाई ईंटा मोरंग सब डाल दिया कि भैया मकान बना, अब कहाँ कमरा बनेगा, कहाँ किचन बनेगा, कहाँ गार्डन रहेगा, कहाँ वॉशरूम रहेगा, कहाँ स्टोर रूम रहेगा, जब आपको यही नहीं पता है आपने तो ये आपकी सोच समझ को तो नहीं बता रहा। सोच समझ क्या है कि पहले आप डिसाइड तो करो क्या चीज़ कहाँ पे आपको बनानी है। तो ये हमारी सोच समझ का परिचायक है। फिर है प्रश्न संख्या 7, अन्य संस्कृतियों का लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना दर्शाता है। अन्य संस्कृतियों का लाभ उठाकर अपनी संस्कृति को डेवलप करना क्या दर्शाता है? समरसता, संपूर्णता, सफलता या संपन्नता। तो ये दर्शाता है हमारा संपन्नता, यानी कि हम देख रहे हैं कि दूसरा देश कितना डेवलप है, हम क्या करेंगे, हम अपनी संपन्नता को डेवलप कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मनुष्य की मनुष्यता इसी बात में निहित है कि वह, मनुष्य की मनुष्यता किस बात पे निहित है? क्या है? सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करता रहे, संस्कृति की समृद्धि के लिए कटिबद्धता बनाए रखे, सभ्यता की ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे, मानसिक त्रुटियों पर नियंत्रण पाने की चेष्टावान रहे। तो यहाँ पर किस बात में हमारी मनुष्यता निहित है कि हम मानसिक त्रुटियों, यानी कि हम अपनी जो हमारे मन की जो बुरी चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं, उन पर नियंत्रण पाने की हमेशा चेष्टा करते रहें। मतलब जैसे हमारे पास क्रोध है, लालच है, काम को है, तो इन बुराइयों को हमें क्या करना है, हमें इन पर अपना काबू बनाए रखना है। सभी के अंदर ये विकार होते हैं, ये नहीं कहते हमारे अंदर हैं, सभी के अंदर ये विकार होते हैं, बस ये है कि कौन व्यक्ति इनके ऊपर कितना काबू बना कर रखता है। फिर है, आदमी और जानवर का भेद समाप्त होना दर्शाता है। आदमी और जानवर का भेद अगर समाप्त हो जाए तो ये क्या दर्शाता है? सामाजिक असमानता, चारित्रिक पतन, सांप्रदायिक भेदभाव, अणुमात्रिक गिरावट। तो यहाँ पर आदमी और जानवर का भेद अगर समाप्त हो जाएगा तो ये क्या दर्शाएगा? चारित्रिक पतन, कि आदमी के चरित्र का पतन हो रहा है, इसलिए वह मनुष्य ना रहकर जानवर के समान हो रहा है। प्रश्न संख्या 10 है, सुसंस्कृत व्यक्ति से तात्पर्य है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति से क्या मतलब, यहाँ क्या चीज निकाली जा रही है? विकारग्रस्त व्यक्ति, विकासशील व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति या विकार मुक्त व्यक्ति। तो यहाँ पर सुसंस्कृत व्यक्ति से जो तात्पर्य है वो है विकार मुक्त व्यक्ति, यानी कि उसके अंदर की जो खामियां हैं वो उन पर काबू पा चुका है, उन पर विजय प्राप्त कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1, जिसके 10 प्रश्न हमने हल कर लिए। अब आते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? नीचे 2 अपठित काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास 2 काव्यांश दिए, अपठित काव्यांश दिए गए हैं। इन दोनों काव्यांशों को हम पढ़ेंगे और इन पे आधारित प्रश्न करेंगे। आपको इनमें से कोई एक करना होगा, आपके पास ऑप्शन है। तो हर गद्यांश के साथ आपसे 8 प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से करेंगे। सबसे पहला वाला, यानी कि पहला 1 नंबर काव्यांश है, निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों की कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी, आशा में निश्चल पल जाए, छलने में पड़कर छल जाए, सूरज दमके तो तप जाए, रजनी ठुमकी तो ढल जाए, यो तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी की हस्ती क्या।
आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। फसलें उगती फसलें कटती, लेकिन धरती चिर उर्वर है। 100 बार बने 100 बार मिटे, लेकिन धरती अविनश्वर है। मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है। रो दे तो पतझड़ आ जाए, हंस दे तो मधुर ऋतु आ जाए। झूमे तो नंदन झूमे झूम उठे, थिरके तो तांडव शर्माए। यो मदिरालय के प्याले सी मिट्टी की मोहक मस्ती क्या, अधरों को छूकर सकुचाए, ठोकर लग जाए छर्राए। 49 मेघ 49 पवन, अंबर अवनी कर देते सम। वर्षा थमती आंधी रुकती, मिट्टी हंसती रहती हरदम। कोयल उड़ जाती पर उसका निश्वास अमर हो जाता, मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता। तो ये हमारे पास हमारा पहला काव्यांश जो आ रहा है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, एक ही बार में आपको समझना है। आगे देखते हैं। रो दे तो पतझड़ आ जाए, हंस दे तो मधुरति छा जाए। झूमे तो नंदन झूमे, थिरके तो तांडव शर्माए। यो मदिरालय के प्याले सी मिट्टी की मोहक मस्ती क्या, अधरों को छूकर सकुचाए, ठोकर लग जाए छर्राए। 49 मेघ 49 पवन, अंबर अवनी कर दे सम। वर्षा थमती आंधी रुकती, मिट्टी हंसती रहती हरदम। कोयल उड़ जाती पर उसका निश्वास अमर हो जाता, मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता। मिट्टी की महिमा मिटने से मिट मिट हर बार संवरती, मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। अब इस पे प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न है, कुम्हार को कठोर कहने से कवि कुम्हार की किस प्रवृत्ति को उजागर करता है? कठोर, कुम्हार को उसने कठोर बोला है, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है? अत्याचारी है इसलिए, मतलब लेखक ने बोला है, तो लेखक की कौन सी प्रवृत्ति समझ में आती है? अत्याचारी, दृढ़ संकल्पी, क्रोधी या स्वेच्छाधारी? तो इससे समझ में आता है कि कुम्हार जो है वो दृढ़ संकल्पी है, यानी वो उस मिट्टी से भी कुछ ना कुछ आकार बनाएगा। आगे आते हैं। मिट्टी के गल जाने पर भी उसका विश्वास अमर व अटूट रहता है, क्योंकि मिट्टी है। अब मिट्टी गल जाती है, लेकिन उसका विश्वास मिट्टी का जो अमर रहता है। मिट्टी क्या है? चिरवाई है, अधीश्वर है, अनिविद्या है या चिरस्थाई है? तो मिट्टी क्या है? मिट्टी जो है वो चिरस्थाई है, मतलब हमेशा बनी रहेगी। गल भी जाती है तो वो फिर से बाद में उसका स्वरूप मिल जाता है, तो हमेशा बनी रहती है वो। ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना, हंसना, झूमना विश्लेषित करता है। हर ऋतु में मिट्टी अलग अलग रूप में होती है। बारिश में जहाँ गलती है, गर्मी में वो तपती है, ठंडक में वो ठंडक देती है। हर जगह, हर ऋतु में वो अलग अलग रूप में आती है हमारे सामने। तो ये क्या विश्लेषित करता है? मनुष्य की भांति भावुक प्रवृत्ति की होती है मिट्टी। सबके अनुकूल स्वयं को ढाल लेती है मिट्टी। प्रकृति में समयानुसार परिवर्तन होता है। रूप रंग की भिन्नता भौगोलिक भिन्नता है। तो यहाँ पर क्या ये विश्लेषित करता है कि मिट्टी जो है वो सबके अनुकूल स्वयं को ढाल लेती है, मतलब वो जिस परिस्थिति में जाती है उस परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। प्रश्न संख्या 4 है, 49 मेघ 49 पवन के माध्यम से कवि का आश्रय है। कवि ने ऐसा क्यों बोला 49 मेघ 49 पवन? इससे ये क्या विश्लेषित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेघ और पवन की सर्वव्यापकता को, प्रकृति के भयावह रूप का प्रदर्शन, कई बार या असंख्य बार का संकेत, या वर्षा व आंधी का निरंतर कर्म प्रयोग। तो 49 मेघ 49 पवन से वो कहना चाहते हैं कि कई बार, असंख्य बार का संकेत, मतलब ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये होता ही रहता है, होता ही रहता, मतलब निरंतर ये चीज चलती ही रहती है, बार बार आती है। प्रश्न संख्या 5 है, यो तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी का भावार्थ है। अब ये जो पंक्ति दी गई है, यो तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी, अब इसका मतलब क्या है? बच्चों को मिट्टी और गुड़िया से खेलना प्रिय है। गुड़िया की भांति मिट्टी का अस्तित्व व्यर्थ है। मूक मिट्टी को मनुष्य इच्छानुसार रूप प्रदान करता है। मिट्टी मूक है और वह फसलें उगाकर लोक सेवा करती है। तो यहाँ पर यूं तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी से का अर्थ है कि ये मिट्टी मूक है
और मनुष्य की इच्छा अनुसार रूप धारण करती है। जैसे एक बच्चे के पास एक गुड़िया होती है तो वो उसको कोई भी नाम देता है, जिस तरीके से वो बिठालता है वो उस तरीके से बैठ जाती है। तो उसी तरीके से मिट्टी भी मूक है और मनुष्य उसे इच्छा अनुसार जो है अपना रूप प्रदान कर सकता है। प्रश्न संख्या 6 है, पेड़ पौधों का लहराना मिट्टी की किस क्रिया को दर्शाता है? ये किस क्रिया को दर्शा रहा है? थिरकना, छलकना, टकराना या बरसना? तो ये क्रिया दर्शाता क्या है? मिट्टी का थिरकना। प्रश्न संख्या 7 है, अनेक रूप धारण करने के बाद फिर से मिट्टी में विलय होना कविता की निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा स्पष्ट होता है। अब सबसे पहले इस पंक्ति को आप समझिएगा, यहाँ पर आपको अर्थ दिया है और पंक्ति आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो अर्थ क्या है? अनेक रूप धारण करने के बाद फिर से मिट्टी में विलय होना, अनेक रूप धारण कर लिए और फिर से मिट्टी में विलय हो जाए। तो ये पंक्ति कहां पर है? 100 बार बने 100 बार मिटे, ठोकर लग जाए छहराए, फिर है कितने रूपों में कुटी पिटी, फिर है लेकिन धरती चिर उर्वर है। तो कौन सी पंक्ति इस चीज को दर्शा रही है? ये पंक्ति है आपकी 100 बार बने और 100 बार मिटे। ये इस पंक्ति का अर्थ आता है अनेक रूप धारण करने के बाद फिर से मिट्टी का विलय होना। नेक्स्ट आते हैं, हमारा आखिरी इसका प्रश्न है काव्यांश का, कविता का संदेश। ये कविता हमें क्या संदेश दे रही है? मिट्टी के प्रयोग से परिचित करवाना है, मिट्टी की मोहक मस्ती की सुंदरता है, मिट्टी की महिमा द्वारा प्रेरणा देना है, या मिट्टी के परोपकारी रूप का वर्णन करना है। तो यहाँ पर है इसका सही आंसर, मिट्टी की महिमा द्वारा प्रेरणा देना है, कि मिट्टी अपने रूप को कैसे हर स्थिति हर परिस्थिति के साथ हमें ढाल लेती है, वही हमें भी करना है। हमें भी अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढालना है। उसी तरीके से मिट्टी 100 बार मिटती है मगर फिर से वो अपने रूप को धारण कर लेती है। इसलिए अगर परिस्थितियां हमको दबा दें, हरा दें, तो क्या हुआ? हमें फिर से अपने आप को खड़ा करना है। तो यहाँ पर हमें इस कविता से यही प्रेरणा मिलती है। अब आते हैं हम अपने दूसरे काव्यांश पे। अब इस प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास 2 काव्यांश थे, पहला हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास दूसरा काव्यांश है, इसको पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्न करेंगे। क्या है? अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा, देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुट्ठियां मजबूत कर ली हैं, और ढलान पर एड़ियां जमाकर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूं। सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढ़कने लगेगा, मैं कंधे अड़ा दूंगा, देखना वह वहीं ठहरा होगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा, मैंने सुना है उसके रथ में तुम हो, तुम्हें मैं उतार लाना चाहता हूं। तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो, तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो, तुम जो कालातीत प्यार हो, तुम जो मेरी धमनी का प्रवाह हो, तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो, तुम्हें मैं उस रथ से उतार लाना चाहता हूँ। रथ के घोड़े आग उगलते रहें, अब पहिए टस से मस नहीं होंगे, मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिए हैं। सूरज जाएगा भी तो कहां, उसे यही रहना होगा, यही हमारी सांसों में सॉरी हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रत जगों में। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। तो ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत की गई थी। अब इस पर आधारित प्रश्न है। क्या है प्रश्न? इन पंक्तियों में कवि का निश्चय प्रकट होता है कि वह निश्चय प्रकट कर रहा है। कौन सा निश्चय किया है उसने? पहाड़ी क्षेत्र में जाकर रहेगा, अपने लक्ष्य को पाकर रहेगा, प्रकृति के उपादानों से प्रेरित है, जीवन की उहापेश में उलझा है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से कवि का जो निश्चय प्रकट होता है वह क्या है? वह अपने लक्ष्य को पाकर रहेगा, कि मतलब अब वो सूरज को नहीं डूबने देगा, उसने अपने कंधों को चौड़ा कर लिया, ये उसका निश्चय है कि वो अपना लक्ष्य पाकर ही रहेगा। दूसरा है, कवि का तैयार होना दर्शाता है कि अब कवि तैयार है, ठीक है, वो तैयार है, मुट्ठी भी खींच ली है, कंधे चौड़े कर ली है कि वो सूरज को नहीं डूबने देगा। तो ये क्या दर्शा रहा है? शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार है, दुनिया से लड़ने का साहस रखता है, नकारात्मक प्रभाव से बचाव चाहता है, निरंतर कर्मरत एवं उपेक्षित रहता है। तो यहाँ पर जो दर्शाता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है,
कि मतलब कंधे चौड़े कर लिए, मुट्ठी भींच ली और मानसिक रूप से भी वो रेडी है कि अब वो सूरज को डूबने नहीं देगा। प्रश्न संख्या 3 है, घबराओ मत मैं क्षितिज पर जा रहा हूं। पंक्ति का क्या भाव है? घबराओ नहीं मैं क्षितिज पे। आप सभी को पता है कि क्षितिज जो है सिर्फ एक छलावा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो क्षितिज जो है ये क्या, घबराओ नहीं मैं क्षितिज पे जा रहा हूं, ये क्या भाव, फीलिंग्स को बता रहा है। पाठक के लिए सहृदयता यानी पढ़ने वाले के लिए, सूरज के लिए अटूट श्रद्धा, पर्वतारोहण के लिए प्रयासरत, प्राप्य को पाने के लिए सावधान। तो यहां पर यह दर्शाता है कि वो प्राप्य यानी कि जिसको पाना चाहते हैं वो उसके लिए सावधान है। नेक्स्ट आते हैं, सूरज द्वारा लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि एवं प्रकाश का आवागमन होता है। यह कथन दर्शाता है कि सूरज आवागमन क्यों, यानी सूरज द्वारा क्या लोगों में सुख, समृद्धि और प्रकाश आता है। यह कथन क्या दर्शाता है? चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता, प्रयोगात्मकता या वर्णात्मकता। तो ये हमको दर्शाता है क्या? प्रतीकात्मकता। प्रतीक के रूप में हमें इसे प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, सूरज जाएगा भी तो कहां, उसे यहीं रहना है कथन दर्शाता है। वो जाएगा भी तो कहां जाएगा, उसे हमेशा यहीं रहना। ये क्या चीज दर्शाता है? विश्वस्ता, स्थायित्व, आत्मबोध या दृढ़ निश्चय। तो ये क्या बता रहा है? ये स्थायित्व है कि मतलब ये हमेशा यहीं का यहीं रहेगा। सूरज कहाँ जाएगा? कहीं तो नहीं जाता है, वो हमेशा यहीं रहता है। कविता का संदेश क्या है? ये कविता हमको क्या संदेश दे रही है? अनुकूल परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखना है, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित रहना है, सूर्यास्त से पूर्व कार्यों का समापन करना है। तो ये कविता हमें जो संदेश दे रही है वो है उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित रहना, यानी कि हमने जो उद्देश्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा है उसके लिए हमें पूरी तरह संकल्पित रहना चाहिए और लक्ष्य बांधकर उसी की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। क्या दिया है? निम्नलिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनिए। अब हमारे पास कथन दिया है, कारण दिया है, दोनों को पढ़ना है, फिर नीचे के ऑप्शन को हमें समझना है। सबसे पहले हम कथन को समझेंगे, फिर देखेंगे क्या वो कारण हमारे लिए एकदम सही है। तो कथन क्या है? तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो। ये कथन तो एकदम सही है। अब नीचे आते हैं, कवि स्वयं को साहस की मूर्ति मानता है और धरती के जीवों के लिए सुखद परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। तो जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है इसका ये कारण गलत है, हमें कारण सही नहीं लग रहा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप अगर देखोगे तो क्या दिया है? कथन एक सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हमारा ये काव्यांश का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? कवि के संबंध में इनमें से सही है कि वह, क्या संबंध सही है? सत्य की खोज करता है, भावुक प्रवृत्ति का है, लघुता की जानकार है और अदम्य साहस का धनी है। तो कवि के संबंध में इसमें जो सही हमें प्रतीत होता है वो क्या है? वो है कि वो अदम्य साहस का धनी है। भाई सूरज को कंधों पे उठाना है, अब ये क्या बता रहा है? वो उनके अदम्य साहस को ही तो दर्शा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा साहसी हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 के हमने दोनों काव्यांश हल कर लिए। ये हमारा गद्यांश प्रश्न संख्या 1 और 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब 1 नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगर आप ये देखोगे तो ये हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है। 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों ही आपको करने हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्या दिया है? पहला, 5वें में पहला प्रश्न है, राजप्पा नायडू ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के दफ्तर में अपना आवेदन दिया। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अलग डेस्क पर काम करने के लिए कहा गया। यह दर्शाता है कि वह हैं, क्या हैं? अब जैसे आप कहीं पर अपना देंगे, एप्लीकेशन देंगे और वहाँ पर आपका जैसे ही कंप्लीट हुआ आपको एक डेस्क दे दी गई। अब डेस्क पे काम करने वाले को लोगों को क्या कहा जाता है? हमने ये चीज़ पढ़ाई थी। क्या होते हैं वो? ब्लॉगर, साक्षात्कारकर्ता, उप संपादक या फ्रीलांसर। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं उप संपादक। क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अभी काम शुरू किया है, अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो वो क्या कहलाएंगे? उप संपादक।
नेक्स्ट आते हैं, विशेष लेखन की शब्दावली के उचित मिलान को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास क्या दिया है, दो क्या है, इस तरीके से आपके सामने सूचियां रखी गई हैं। अब इनका मिलान करना है कि सही तरीके से क्या है। अब जैसे इधर दिया है पर्यावरण, व्यापार, खेल और शेयर बाजार। अब खास सूची में है रौंदा, सेंसेक्स, आर्द्रता और तेजड़िया। अब इसमें हमको देखना है कि क्या क्या चीज़ें किससे मैच कर रही हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4। अब इनके ऑप्शंस हम लगा लेंगे क्योंकि आगे हमारे पास सूची दी है जिसमें हमें क्रम ढूंढना है। तो क्या दिया, पर्यावरण से रिलेटेड हमारा शब्द कौन सा रहेगा, आर्द्रता। तो ये कितने पे है, ये 3 पर है, ठीक है, हमने यहाँ लगा दिया। व्यापार से जुड़ा हमारे पास क्या रहेगा, तेजड़िए। क्या है, तेजड़िए। तो ये आ गया नंबर 2 पे। फिर उसके बाद आता है खेल, खेल से जुड़ा हमारा रहेगा रौंदा, इसको हमने नंबर 1 पे लगा दिया। फिर 4th का है शेयर बाजार, शेयर बाजार हमारा रहेगा सेंसेक्स, तो ये आ गया ये अच्छा। नंबर 2 का हमारा क्या था, व्यापार, व्यापार हमारा 4 पे रहेगा, ठीक है, कहाँ पर है, हमारे 4 पे है। और हमारा 4 शेयर बाजार, नंबर 2 सेंसेक्स पे है। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर से मैच कर लेते हैं। नंबर 1 पर्यावरण, उसका हमारा रहेगा आर्द्रता। व्यापार का हमारा रहेगा तेजड़िए, नंबर 4। नंबर 3 का हमारा रहेगा खेल, नंबर 1। नंबर 4 शेयर बाजार का हमारा रहेगा सेंसेक्स, नंबर 2। अब इस को हमें यहाँ पे चूज करना है, क्या है, नंबर 1 का हमारा 3 कहाँ पर दिया हुआ है, ये हम देख रहे हैं खा पर। 2 का 4 है, 3 का 1 है और 4 का 2 है। तो हमारा ऑप्शन जो सही आ रहा है वो है खा। अब इसको हम चेक करते हैं क्या हमारा ये सही है ऑप्शन। ये देखिए हमारा खा ऑप्शन एकदम सही आ रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम नंबर 3 पे। दिए गए कथनों में से अंशकालिक पत्रकार के लिए सही कथन हमें चयन करना है। किसके लिए हमें ढूंढना है, अंशकालिक पत्रकार के लिए। क्या दिया है, कम समय में उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखने की कला में सिद्धार्थ होता है। फिर दूसरा है स्ट्रिंगर, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। तीसरा है अंशकालिक पत्रकार, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला निश्चित वेतन भोगी पत्रकार है। फिर लोकतांत्रिक समाज में पहरेदार की भूमिका निभाता है, भ्रष्टाचार के विरोध के लिए कार्य करता है। अब इन 4 में से आपको वो स्टेटमेंट देखना है जो आपका अंशकालिक पत्रकार के लिए एकदम सही हो। तो अंशकालिक पत्रकार के लिए जो इसमें एकदम सही है वो है स्ट्रिंगर, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। ठीक, इसमें आपको सभी चीज की डिफिनेशंस वगैरह अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट आते हैं ड्राई एंकर, वह होता है, ड्राई एंकर कौन होता है भाई, समाचार पत्र तक सूचना भिजवाता है, फ्लैशबैक न्यूज के लिए लेखन करता है, पहले प्रसारित न्यूज का पुनः प्रसारण करता है, चित्रों के बिना खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। तो ड्राई एंकर क्या होता है, ड्राई एंकर होता है चित्रों के बिना खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। नेक्स्ट आते हैं एंकर बाइट कौन देता है। अब एंकर बाइट कौन देता है, न्यूज रीडर, एंकर, अपराधी या प्रत्यक्षदर्शी। तो वो कौन देता है एंकर बाइट, प्रत्यक्षदर्शी देता है। कोई भी घटना घटती है तो वहां पर जो लोग उस समय मौजूद थे, वहां पे जब हमारे पत्रकार पहुंचते हैं तो उनको वहां पे घटित हुई घटना के बारे में वो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। तो जो बताते हैं वो कहलाता है एंकर बाइट, और कौन दे रहा है उसे, प्रत्यक्षदर्शी दे रहे हैं। तो ये प्रश्न संख्या 3 के हमारे 5 प्रश्न हो गए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया गया है, हमारे सामने मौजूद है एक काव्यांश, तो और उसके 6 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 प्रश्न दिए गए हैं, सभी 1 मार्क के हैं। तो क्या दिया गया है, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, व लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रगवर महामरण, मुझे भाग्यहीन तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यही धर्म रहे नत सदा मात।
तो ये हमारी जो पंक्तियां ली गई हैं ये हमारे पाठ सरोज स्मृति से हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं। तो अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। भर जलद धरा को जो अपार पंक्ति द्वारा प्रतिपादित किया गया है, क्या इस बारे में बताया गया है? वैमनस्य, अनुभव, स्नेह या प्रकाश? कौन सा भाव यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? वो भाव है आपका स्नेह। यहाँ पे कवि अपनी पुत्री सरोज के लिए अपने स्नेह को व्यक्त कर रहे हैं। फिर आते हैं, कवि स्वयं को भाग्यहीन कहकर सिद्ध करना चाहते हैं। वो अपने आप को भाग्यहीन कह रहे हैं, तो इसके माध्यम से वो क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? मन चाही प्रसिद्धि ना मिलना, सरोज की आर्थिक दशा, सरोज की एकमात्र सहारा, पारिवारिक सदस्यों से विछोह। तो यहाँ पर कवि स्वयं को भाग्यहीन कहकर सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो जो हैं अपने पारिवारिक सदस्यों से विछोह, मतलब पहले उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली जाती है, फिर पुत्री की भी मृत्यु हो जाती, पत्नी की मृत्यु हो गई, पुत्री की भी मृत्यु हो गई, तो अब वो क्या है, उनके जितने भी सदस्य थे वो उनसे सब एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर उन्होंने इसके माध्यम से अपने पारिवारिक सदस्यों के विछोह के बारे में व्यक्त किया है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास कुछ कथन दिए गए, हमें देखना है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो क्या दिया है, कवि सरोज को शकुंतला के समान मानते हैं, पुत्री सरोज की मृत्यु असमय हो गई थी, सरोज की मृत्यु अपनी ससुराल में हुई थी। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यानी एक कथन कोई सही है या कोई दो कथन सही है या तीन कथन है? तो केवल एक है, दो, तीन है। तो ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो सही है वो है हमारा सिर्फ दूसरा कथन सही है। कहने का मतलब पुत्री सरोज की मृत्यु असमय हो गई थी, क्योंकि ये पंक्ति और ये पंक्ति जो ऊपर वाली जो दी गई है ये हमारी कविता सरोज स्मृति में जरूर है, लेकिन जो ये पद्यांश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें इन दो पंक्तियों का कोई जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ ये चीज बताया है कि असमय उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए यहाँ पर हम इस पर, क्योंकि हमें पूरी कविता के हिसाब से उत्तर नहीं देना, हमारे सामने जो पद्यांश प्रस्तुत है हमें उसी के माध्यम से उत्तर देना है सिर्फ। अब आते हैं नेक्स्ट। हो इसी कर्म पर वज्रपात के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह क्या कष्टदायक जीवन के बाद धार्मिक बन रहे हैं, मस्तक पर वज्रपात सहने का साहस कर रहे हैं, समस्त जीवन दुख में ही व्यतीत करते रहे हैं, प्रतिकूलताओं के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो सही यहाँ पर क्या दिया गया है कि वो प्रतिकूलताओं, मतलब उनके जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं वो हमेशा उनकी मनचाही स्थितियों से विपरीत ही रहती हैं। तो क्या कह रहे हैं, प्रतिकूलताओं के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मतलब जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनके सामने वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि अब वो उनसे ये सारी चीजें नहीं सही जाती हैं। नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही के माध्यम से प्रकट हो रही है। दुख ही जीवन की रही कथा, इसके माध्यम से क्या प्रकट हो रही है? शैशवावस्था, वृद्धावस्था, वियोगावस्था या विश्लेषणात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो इसके माध्यम से व्यक्त हो रही है वो है वियोगावस्था, यानी कि सबसे उनका वियोग होता चला जा रहा है। अब आते हैं, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब ये पंक्ति दी गई, पंक्ति के माध्यम से कवि की स्वाभाविक विशेषता बताने के लिए सूक्ति कही गई है। तो अब इसके माध्यम से कौन सी सूक्ति कही गई है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बिथा मन ही राखो गोए, मुझसे बुरा न कोए, मन के हारे हार। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति कही गई है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं विथा मन की राहोग्यो, यानी कि जो तकलीफ थी वो अभी तक मैंने अपने दिल में ही रखी थी, अब मैं उनको क्या व्यक्त करूं। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। क्या पूछा गया है 5 में? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे सामने हमारी पुस्तक जो है उसमें से जो हमारा गद्य खंड है उसका एक गद्यांश प्रस्तुत किया गया है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 1-1 मार्क्स का प्रश्न है। क्या है? बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे से हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए।
इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। ये उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मर्म था, मरे काठ की अलमारी की सुर दुखाने वाली खटखटाहट नहीं। तो ये हमारा बताया गया था कि बच्चे से जो है उसकी उम्र से अधिक सवाल पूछे जा रहे थे, तो उनको लग रहा था कि इसके अंदर का बचपना मर गया लेखक के अंदर। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने लड्डू मांगा तो अभी उनको ये लगा कि नहीं, इसके अंदर इसका बचपना जीवित है। और ये जो है एक लकड़ी मरी हुई काठ, मतलब कटा हुआ वृक्ष कैसा हो जाता, मरी हुई काठ हो जाता है, उसी से तो दरवाजे बनते हैं, तो उस जैसी खटखटाहट नहीं है। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, बच्चे के मुख पर रंग बदल रहे थे। इस पंक्ति के आधार पर आकलन करने से ज्ञात होता है कि बच्चे में उठ रहे भाव डैश के हैं, किस चीज के हैं, सहृदयता, घबराहट, अंतर्द्वंद या रोमांचकता। तो किस चीज रंग बदल रहे थे, तो क्या होगा, ये जो भाव है ये थे हमारे अंतर्द्वंद के, मतलब अंदर कसमसाहट चल रही थी, ये करूं वो करूं वो करूं, मतलब अंदर अंदर चलता रहता, नहीं अरे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वही भाव उसके अंदर चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पे कौन सा वाक्य सही है। अब हमें बताना है कि इस गद्यांश के हिसाब से कौन सा जो वाक्य वो सही है। काठ की अलमारी सदैव सिर दुखाती है, शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है, बच्चों को पढ़ाना अत्यंत सहज कार्य है, वृक्ष के सहारे पत्तों का संगीत मधुर होता है। तो अगर हम इसको देखें, ये जो गद्यांश देखें, इसके हिसाब से यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ रहा है वो है शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया गया, कि मतलब उम्र से ज्यादा बच्चों के ऊपर जो प्रेशर दिया जाता है उस चीज पर व्यंग्य किया गया। वो छोटा सा बच्चा और उस पर कितने बड़े बड़े सवाल पूछे गए थे, तो वो शिक्षा प्रणाली पर यह व्यंग्य किया जा रहा था। बालक द्वारा धीरे से लड्डू कहना दर्शाता है कि, बालक ने धीरे से कहा लड्डू, ये क्या दर्शा रहा है, छोटी वस्तु भी पुरस्कार है, कृत्रिमता का लबादा उतर गया, कृत्रिमता का स्थायित्व संभव है, लेखक का उद्देश्य पूरा हो गया। तो यहाँ पर बालक द्वारा लड्डू मांगने से ये व्यक्त होता है कि जो है बनावट, जो अभी तक उससे जो पूछा जा रहा था वो सब बनावट था, जैसे वो उत्तर दे रहा था, लेकिन लड्डू वो बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति निकल के आई, तो जितना बनावट था उसका लबादा उधर गया, मतलब अब बचपना निकलकर सामने आ गया। अब मैंने सुख की सांस भरी के माध्यम से कह सकते हैं कि वह, क्या कह सकते हैं, अत्यंत जागरूक नागरिक है, बाल मनोविज्ञान से परिचित हैं, इस तरह अनुसार शिक्षा के पक्षधर हैं, अपने सुख की कामना करते हैं। लेखक ने बोला ना, जैसे लड्डू मांगा तो उन्होंने सुख की सांस ली, तो इससे क्या पता चलता है कि लेखक क्या है, तो इससे पता चल रहा है कि लेखक जो है वो इस तरह अनुसार शिक्षा के पक्षधर हैं, मतलब बच्चा जितना छोटा है उसको उस हिसाब से शिक्षा दीजिए, यानी कि बच्चा भैया 4th 5th में है और क्वेश्चन उसके ऊपर 10th 11th 12th के दिए जा रहे हैं, तो वो स्तर बहुत ऊंचा है, तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे को स्तर के अनुसार पढ़ाई करानी होनी चाहिए। गद्यांश हमें संदेश देता है कि, अब ये जो गद्यांश हमने पढ़ा इसके अनुसार हमें क्या संदेश मिलता है, स्वाभाविक विकास हेतु सहज एवं आनंदपूर्ण वातावरण होना चाहिए, रटंत प्रणाली के कारण बच्चे की हृदय व्यथा चिंतकजनक हो गई जाती है, बालक में निडरता थी तभी वो अपनी लड्डू की इच्छा को प्रकट कर पाया, अभिभावक एवं अध्यापकों को बालक के चहुमुखी विकास करना चाहिए। तो ये जो गद्यांश है ये हमें संदेश दे रहा है कि स्वाभाविक विकास हेतु सहज एवं आनंदपूर्ण वातावरण होना चाहिए। कोई भी किसी भी बच्चा होगा, जब उसे हम स्वाभाविक नेचुरल बेस देंगे और साथ ही उसको एंजॉयफुल तरीके से पढ़ाएंगे तो वो शिक्षा प्रणाली ज़्यादा अच्छी होगी, ना कि प्रेशराइज तरीके से अगर हम उसको पढ़ाते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब कथन भी है, कारण भी है, अब हमें देखना है जो कथन दिया है वो सही है कि नहीं, और कारण उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है उस कथन को कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे। तो क्या दिया है, लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों की मधुर मर्म था, तो ये तो सही है। बालक द्वारा लड्डू मांगा जाना वृक्ष के हरे पत्तों के समान इंगित करता है, तो क्या ये कथन और कारण एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन हमारा जो होगा वो है कथन
ए सही है, लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। कैसे गलत व्याख्या कर रहा है देखिए, ए तो सही है। अब बालक द्वारा लड्डू मांगा जाना वृक्ष के हरे पत्तों के समान इंगित करता है। ये लड्डू मांगा जाना हरे, यहाँ पर उसके अंदर बचपने का जीवित होना हरे पत्तों को प्रदर्शित करता है। यानी कि लड्डू का मांगना उसके अंदर बचपना प्रदर्शित करता है और बचपना ही हरे पत्ते को होना प्रदर्शित करता है। इसलिए ये कारण हमारा यहाँ पर ए को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो आ रही है वो है हमारी दूसरी बुक अंतराल से प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अंतराल से बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, उनके हमें उत्तर देने। कितने दिए गए हैं? 5 प्रश्न पूछे गए हैं 1-1 मार्क्स के। पहला प्रश्न है विस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं जिसमें विस्कोहर की माटी दी गई, विस्कोहर की माटी के आधार पर है। अब उसमें हम देखना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ क्या दिया है? पाठ में मनुष्य के संबंधों की मार्मिक पड़ताल निहित है। जीवन की स्थितियां ऋतुओं के साथ बदलती हैं। प्रकृति के प्रकोप को ग्रामीण जीवन झेलता है। ग्रामीण जीवन में प्रकृति के प्रति अलगाव है। तो यहाँ पर जो कथन सत्य है वो है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। कैसा है देखिए, पाठ में मनुष्य के संबंधों के प्रति मार्मिक पड़ताल निहित है, तो वहां पर उन्होंने अपनी और अपने माँ के बारे में जो बताया है वो पड़ताल निहित है। दूसरा है जीवन की स्थितियां ऋतुओं के साथ बदलती हैं। उन्होंने हर ऋतु का वर्णन किया है कि गर्मी में क्या रहता है, बरसात में कैसा रहता है, ठंड में क्या रहता है। इवन सांप, बिच्छू और आपके फल, फूल, पौधे, यहाँ तक कि लू लग जाने के तरीकों को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर परिस्थितियों को ऋतुओं के साथ बदलते दिखाया गया था। और तीसरा था प्रकृति के प्रकोप को ग्रामीण जीवन झेलता है। और जब प्रकृति प्रकोप करती है, यानी कि बहुत अतिवृष्टि हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत ठंड हो जाती है, तो ग्रामीण जीवन उस चीज़ को कैसे झेल रहा है ये भी बताया गया। लेकिन चौथा जो है ग्रामीण जीवन में प्रकृति के प्रति अलगाव है, ये बात नहीं है। वहाँ पे सभी को प्रकृति से लगाव है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट आते हैं विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? जो विकास की सभ्यता थी अब उजाड़ की अब सभ्यता बन गई, इसका कारण है संपन्नता, प्रदूषण, नदियां या पठार। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा प्रदूषण। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? भरभंडा फूल, ढोंढा सांप, कोइया जलपुष्प, धामनी अनाज। तो अब क्या है, इन युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर देखिए ढोंढा सांप और कोइया जलपुष्प, खाली 2 सही सुमेलित हैं, बाकी नहीं सुमेलित हैं। तो यहाँ पर सही हमारा होगा खा, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अभिलाषाओं की राख से तात्पर्य है। अब अभिलाषाओं से की राख से यहाँ पर क्या मतलब है? जमा पूंजी का जल जाना, इच्छा की पूर्ति होना, आकांक्षा का अधूरा रह जाना, चरित्र पर कलंक रखना। सूरदास की झोपड़ी से लिया गया है। तो अभिलाषाओं की राख से यहाँ तात्पर्य है आपका आकांक्षा का अधूरा रह जाना। भाई सूरदास की पोटली जल गई थी पैसों की, अब उसकी अभिलाषा क्या थी कि वो अपने पितरों को तारेगा, उनका पितृदान करेगा, अपने बेटे की शादी करेगा और एक कुआं बनाएगा। तो उसकी जो आकांक्षाएं थी उन पैसों के चले जाने की वजह से उनकी सारी आकांक्षाएं जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं, इसीलिए इसे बोला गया है अभिलाषाओं की राख। फिर आते हैं कोई भी तालाब अकेला नहीं है, यह कथन दर्शाता है। ये कथन क्या दर्शा रहा है कि कोई भी तालाब अकेला नहीं है। तो राजा बहुत से तालाब बनवाते हैं, तालाब के पास गांव बस जाते हैं, इसमें कूड़ा कचरा डाल दिया जाता है, अनेक स्रोतों का जल मिला होता है। तो यहाँ पे कोई भी तालाब अकेला नहीं है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे बहुत सारे स्रोतों का जल मिला होता है। आप अगर मालवा रीजन में आओगे तो यहाँ पर जो है क्या है, बहुत सारे तालाबों का निर्माण राजाओं ने पहले करवाया, क्योंकि पहले पानी की यहाँ बहुत परेशानी होती थी। इसको तो देखते हुए कि यहाँ बहुत तालाब और पोखर खुदवा दिए गए, और बारिश और नदियाँ इनसे कनेक्टेड हैं। बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ बारिश के समय ही उजागर होती हैं और उसके बाद ये सब खत्म हो जाती हैं।
तो अब ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण, बहुत सारी नदियां कनेक्टेड होंगी, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियों का और बहुत सारे तालाबों का पानी आपस में मिलता रहता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया अनेक स्रोतों का जल मिला हुआ है, अर्थात कोई भी तालाब अकेला नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड यहाँ पर हैं। लेकिन मोस्टली ये सब क्या है, बारिश के टाइम कनेक्टेड रहते हैं, और जैसे ही बारिश खत्म होती है तो इनको कनेक्ट करने वाली जो नदियाँ हैं या जो नहरें हैं वो सूख जाती हैं और इन तालाबों में पानी बहुत अच्छे से भरा रहता है। अब आते हैं हम खंड बा पे, यानी कि अब हमारा आ रहा है वर्णनात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो इनको ध्यान रखना है कि वर्णनात्मक प्रश्न में हमें पूरी डिटेल से क्वेश्चन करने हैं। तो अब इनके अंदर आप कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो क्या दिया है, प्रश्न 7 है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों के रचनात्मक लेख लिखिए। तो आपके पास 3 टॉपिक दिए गए हैं, कोई एक लिखना है और ये है 5 मार्क्स का। ठीक है, वर्ड लिमिट आपको 120 दी गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनसे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, आपका कट कर दिया जाएगा ज़्यादा लंबा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, गर्मी की पहली बारिश। तो अब गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है तो कैसा आप फील करोगे, प्राकृतिक दृश्य कैसा होगा, सब आपके यहाँ कैसी चीज़ें होती हैं, सारा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है, जैसे ही मैंने अलमारी खोली, या तो आपकी अलमारी बहुत व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है, तो आपको इसके अंदर जो भी चीज़ें, और ख़ास तौर से आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप रचनात्मक लेख लिखोगे पॉजिटिव थिंग्स को लेकर लिखिएगा, निगेटिव थिंग्स को लेकर नहीं लिखिएगा, नकारात्मक जो है वो स्वीकार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी आप, जैसे अब अलमारी खोली तो या तो आपकी सुव्यवस्थित अलमारी थी, आप ऐसे शुरू करोगे, और अचानक मुझे अपनी बहुत साल पहले कोई तस्वीर मिल गई या कोई पुस्तक मिल गई या कोई छोटा एक कपड़ा जो आपके बचपन से रिलेटेड हो या जिसके साथ बहुत सारी क्या कहते हैं यादें जुड़ी हों, या वो अलमारी ही जो है वो आपके बहुत पुरखों की हो, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उसी लाइन को लेकर आपको पूरा एक्सप्लेन करने पड़ेगा। फिर आते हैं मैच खेलने का अवसर। अब है, आप क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन आपको कभी भी कॉलोनी की तरफ से जो है या अपनी सिटी की तरफ से मैच खेलने का अवसर नहीं मिला, और जब आपको ऐसा पहली बार अवसर मिला तो आपने क्या क्या तैयारियां करी, आप कैसा महसूस कर रहे थे, आपके परिवार वालों ने आपको कैसे सपोर्ट किया या आपके स्कूल वालों ने क्या इसमें हेल्प करी, सभी कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रत्याशित लेख जब भी आएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर उस लेख में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप इस सिचुएशन में होते हो तो आपको कैसा लगता है या कैसा आप फील करते हैं। ठीक है, अब इसमें मार्किंग आपको कैसे मिलेगी, देखिए जो आप भूमिका लिखेंगे, यानी कि आप जो स्टार्टिंग के 2-3 लाइन्स लिखेंगे उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी कि इस लाइन को आप किस तरह अच्छी तरीके से जस्टिफाई करके लिखना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। फिर आते हैं विषय वस्तु, 3 अंक के लिए, अंदर जो आप एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके लिए 3 अंक मिलेंगे, भाषा के लिए 1 अंक मिलेंगे। भाषा याद रखिए कि जो हम साधारण बोलचाल की भाषा बोलते हैं उससे अधिक आपको क्वालिटी लैंग्वेज लिखनी है, यानी कि आपको पत्राचार माध्यम की भाषा का इस्तेमाल करना है। तो उसको तरीके मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 हमारी क्या दी गई है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। अब हमारे सामने जो है प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं 3, जिसमें से हमको लिखने हैं 2। ठीक है, तो अब ये होगा 3 into 2 यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 6 मार्क्स का हो गया। अब क्या है पहला प्रश्न, कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो अब ये जो है हमारा काव्यखंड से लिया गया, अंतरा बुक के काव्यखंड से प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है कि कविता जो है वो कोने में घात लगाए बैठी है और हमारे जीवन में किसी भी समय प्रवेश कर सकती है, इस कथन की सार्थकता को हमें सिद्ध करना है कि क्या ये सही है, ये जो कथन दिया जा रहा है क्या वाकई में ऐसा होता है। तो इसे आप 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। 3 पॉइंट्स का मतलब ये नहीं कि आपको 1 2 3 लिख के लिखना है, मतलब इसके अंदर आप क्या क्या लिखेंगे ये हम आपको बताएंगे। कविता हमारी संवेदनाओं के निकट होती है। जो भी कविता लिखी जाती है, जब हम जो चीज़ फील करते हैं यानी कि जो हम महसूस कर रहे हैं हम उसको लिखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कविता जो है संवेदनाओं के निकट है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से जो कविता है वो हमारे या कवि की भावनाओं को निकल के पास सामने आती है।
संपूर्ण सृष्टि से जुड़े तथा उसे अपना बना लेने का बोध होता है। कविता जब भी हम लिखते हैं अपनी भावनाओं को लिखते हैं, और जाहिर सी बात है ऐसी लिखी जाती है कि उसके साथ एक दो नहीं हजारों लाखों लोग अपनी भावनाओं को जोड़ लेते हैं और एकजुट महसूस करते हैं। फिर एक कविता व्यक्ति को भावुक, कवि या सहृदय पाठक बनाती है। अब कविता क्या है, या तो हम एक कवि बन जाएंगे या हम एक पाठक बन जाएंगे। भावुक होंगे, सहृदय होंगे, मतलब मान लीजिए हम पाठक, हम कविता नहीं लिख पाते हैं, अब हम पाठक के तौर पे अगर कोई कविता पढ़ते हैं तो हम अपने आप को उसमें कहीं ना कहीं जो है बांध लेते हैं। हमारे साथ जो चीज़ें महसूस हुई हैं हमारे साथ जो चीज़ें, उन्हें हम कविता के साथ कनेक्ट करते हैं, वो कविता हमसे कनेक्ट कर जाती है और हम इमोशनल हो जाते हैं उन क्षणों को लेकर। तो ये 3 चीज़ों के हिसाब से आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, खा रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम कहना कहां तक उचित है? 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। सॉरी, यहाँ पर जो हमने ये आपको बताया था कि ये हमारी अंतरा बुक का जो प्रश्न आ रहे हैं ये उसका नहीं है, ये हमारा क्या कहते हैं अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम के प्रश्न हैं। कविता कैसे लिखते हैं कविता, उसका हमारा ये प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न जो हमारा ये आ रहा है, ये रंगमंच का प्रतिरोध, यानी कि ये नाटक लिखने का व्याकरण से हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम कहना कहाँ तक उचित है? 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो अब यहाँ पर हमें 3 कारण बताने हैं कि रंगमंच को प्रतिरोध का जो है वो माध्यम क्यों कहा जाता है। तो इसको आप कैसे करेंगे? रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है। भाई, जब बहुत समय पहले, यानी कि आप स्वतंत्रता संग्राम ले लो या उससे पहले ले लो, जब आप खुले तौर पे अंग्रेजी शासन का विरोध नहीं कर पाते थे तो इस रंगमंच के माध्यम से प्रतिरोध किया जाता था। फिर है शाब्दिक अर्थ की व्यंजना की ओर ले जाना। अब रंगमंच की जो शाब्दिक व्यंजना है, शाब्दिक अर्थ को आप समझाएंगे यहाँ पर क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद है नायक और प्रतिनायक एवं सूत्रधार द्वारा तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपसंहार की सशक्त संवाद द्वारा प्रस्तुति। किस तरीके से सारी भावनाओं को निकालकर एक नायक या खलनायक जो है वो संवादों के माध्यम से प्रकट करता है। फिर उसके बाद है प्रभावी प्रस्तुति द्वारा सामाजिक जागरूकता। अब वहां पर क्या करते हैं, जब वो प्रस्तुतिकरण करते हैं तो किसी भी एक टॉपिक को लेकर समाज में प्रतिरोध भी व्यक्त करते हैं कि ये चीज गलत है। आज के समय भी आप देखिए नुक्कड़ नाटक वगैरह जो होते हैं ना, अगर कुछ गलत हुआ तो वो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके आप प्रतिरोध जताते हो, तो वो भी क्या है, प्रतिरोध का ही, रंगमंच क्या है, प्रतिरोध का एक सशक्त माध्यम होता है। तो इस तरीके से आप नुक्कड़ नाटक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, अभिव्यक्ति और माध्यम से ही। कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण कथानक की आवश्यकता के अनुसार प्रभावशाली ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाता है? कि 2 तरीकों का वर्णन उदाहरण सहित दीजिए। अब यहाँ पर है कि जो हमारे पात्र होते हैं, जितने भी आपके कैरेक्टर होते हैं कहानी में, इनका जो चरित्र चित्रण है वो कथानक की आवश्यकता के अनुसार कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। कई तरीके से बताया गया है कि हम जितने भी पात्र हैं उनके संवादों के माध्यम से कर सकते हैं कि वो संवाद बता रहे हैं, या ऐसे ही वक्तव्य के द्वारा किया जा सकता है, या कृत्यों द्वारा जो करा जा सकता है वो उदाहरण है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी 2 उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर देंगे। कैसे? पात्रों के गुणों का कहानीकार द्वारा बखान किया जाता है, मैंने ना कथन के तौर पर, तो कहानीकार उसे कथन के तौर पर व्याख्यात कर सकता है। जैसे डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, लगभग 20 वर्षों से वे मरीजों के लिए भगवान बने हुए हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि इसमें हम क्या करेंगे कि कहानीकार जो है वो एक वक्तव्य के द्वारा या कथन के द्वारा जो है वो पात्र का चरित्र चित्रण कर दे। फिर और क्या तरीका है? पात्रों के कार्य द्वारा जिससे गुण स्वतः ही उभर कर सामने आ जाए, मतलब पात्र कोई ऐसा कर्म करें, कोई ऐसा कार्य करें जिससे उनके गुण अपने आप ही हम सामने जो है पाठक के प्रदर्शित हो जाता है। कैसे? जैसे सड़क पर पड़े खून से लथपथ विनोद को देखते ही डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव उसे अपनी कार में लेकर अस्पताल पहुंचे और तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कितने ज्यादा वो सहायता है, मतलब दूसरे लोगों की सहायता करते हैं आलोक श्रीवास्तव, ये चीज हमको पता चल गई
ठीक है, तो उनके गुणों के बारे में पता चला। फिर है किसी पात्र द्वारा अन्य पात्र का चरित्र चित्रण अपने संवाद के माध्यम से करना, यानी एक पात्र जो है वो अपने संवादों द्वारा दूसरे पात्र के चरित्र के बारे में हमको बताए। कैसे? जैसे विनोद अपने परिवार के सदस्यों को डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के बारे में बता रहा था। क्या बता रहा था? विनोद ने कहा, माँ मैं तो बहुत बुरी हालत में सड़क पर पड़ा करहा रहा था, डॉक्टर साहब मुझे अस्पताल लाए और मेरा इलाज किया, डॉक्टर साहब सचमुच देवता है। तो इस प्रकार विनोद ने जो है डॉक्टर आलोक ने जो कार्य किए उनकी बड़ाई करते हुए अपनी माँ के सामने उनका चरित्र चित्रण कर दिया। तो ये 3 तरीके आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी आपसे 2 पूछे गए हैं, आप 2 यहाँ बता सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। अब हमें कितने शब्दों में देना है? 60 शब्दों में देने हैं। तो कितने सारे ही प्रश्न करने हैं? 3 into 2 यानी कि 3 मार्क्स के 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो क्या दिया है? पहला, अधिकांश समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं, इसका कारण बताते हुए शैली का विस्तृत परिचय दीजिए। तो समाचार किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अभी उल्टा पिरामिड शैली में क्यों लिखा जाता है और इसको कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। कैसे है? तो विशेष शैली है उल्टा पिरामिड शैली, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में ना होकर ऊपर होता है। मतलब समाचार क्या है कि जो चीज घटित हुई है उसे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बता देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? उल्टा पिरामिड को हम उल्टा करके वहां पर सबसे जो एंड में आना चाहिए उसे हम सबसे ऊपर बता देते हैं। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में शुरू हो गया था। इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के बाद हुआ। धीरे धीरे शैली का विकास हुआ और यह समाचार लेखन की मानक शैली बन गई। तो उल्टा पिरामिड शैली को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और कारण इसका यह है कि हम क्लाइमेक्स को यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि समाचार में महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले हमें देनी होती है, इसलिए इसे उल्टा पिरामिड शैली करते हैं। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। इस तरीके से उसका इतिहास भी आप बता देंगे। फिर आते हैं दूसरा प्रश्न है, अच्छे फीचर की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक अच्छा फीचर जो है वो किन विशेषताओं के साथ बनता है, हमें ये बताना है। तो क्या दिया है? फीचर में लेखक के पास अपनी राय और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। फीचर में ये बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको इसी तथ्य, जैसे समाचार में होता है कि जो समाचार है उसके इर्द गिर्द ही लिखना है। फीचर में क्या होता है? फीचर में जो लेखक है वो अपनी भावनाओं के हिसाब से लिख सकता है। जैसे रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट में क्या होता है? जो चीज़ जैसी घटित हुई है हमें वैसे ही बतानी होती है, लेकिन फीचर में हम अपना मत रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है। फिर आते हैं, कोई भी फॉर्मूला नहीं, काफ़ी हद तक कथात्मक शैली होती है। इसकी क्या होती है? कथ्यात्मक शैली होती है कि ये कहानी के तौर पर शुरुआत इसकी कैसे होती है? उल्टा पिरामिड शैली से होती है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ से ये कथ्यात्मक शैली में चला आता है। फिर उसके बाद आते हैं, भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। मतलब इसकी भाषा को आप सरल सहज ना रख के थोड़ा सा अलंकारित कर सकते हैं, सजा सकते हैं, आकर्षक कर सकते हैं। ये लेखक के ऊपर डिपेंड होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में देने हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 प्रश्न करने हैं, तो टोटल ये हो गया 4 मार्क्स के प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे। मैंने देखा एक बूंद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। यहाँ पर अब हमारे पास हमारी बुक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 में हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएंगे 3 प्रश्न और करने हैं हमको 2। तो पहला प्रश्न हमारा पूछा गया है, मैंने देखा एक बूंद कविता का, तो इसका प्रतिपाद्य बताना है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस कविता को हमें सारांश में यहाँ पर प्रस्तुत करना है। क्या है? बूंद की क्षणभंगुरता की व्याख्या की गई है, किस तरीके से सागर से एक बूंद निकल के आती है, इसकी क्षणभंगुरता हमें व्यक्त की गई है। फिर है, क्षण भर के लिए ढलते सूरज में रंग जाना, बहुत ही के लिए वो ढल जाती है और अपने स्वरूप को सबके सामने उजागर करती है। समुद्र से अलग अस्तित्व, नश्वरता के दाग, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। तो यहाँ पर वो क्षण भर के लिए अपने आप को अथाह समुद्र से अलग करती है, अपने प्रेजेंस को व्यक्त करती है कि मैं यहाँ पर इस जीवन में एक अस्तित्व रखती हूँ और एक नश्वर भी हूँ। मतलब निकलती है और फिर से जो है वो उस सागर में मिल जाती है, नश्वर के तरीके से वो कार्यरत रहती है। कवि द्वारा जीवन में श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। उसी इसमें अब एक बूंद के माध्यम से उन्होंने क्या बताया था कि मनुष्य भी इस अथाह सागर का एक पार्ट है।
कोई कोई मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा क्या है, इस पूरे संसार में चमक जाते हैं। जैसे एक बूंद क्षण भर के लिए ऊपर आई और अपने सूरज के रंग में रंग के उसने अपने अस्तित्व का प्रेजेंस जहां पर मौजूद किया। उसी तरीके से इतने सारे मनुष्यों में बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने कर्मों द्वारा निकल कर आते हैं और वो हमेशा के लिए चमक जाते हैं। तो ये चीज उन्होंने यहाँ बताई थी। तो ये यहाँ पर आपको अपने पॉइंट के तौर पे इसे आप इन्हीं पॉइंट्स पे व्याख्यायित करेंगे, ये पॉइंट्स आप इसके अंदर व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, खा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या आशय स्पष्ट करना है? पंक्तियां दी गई हैं। अधर लगे है आनी करी के पायन प्राण, चाहत चलन से संदेशो लय सुजान को। तो अब यहाँ पर घनानंद की जो क्या कहते हैं, अपनी प्रेमिका सुजान से उन्होंने जो क्या दूरियां हैं उसको इन्होंने इन पदों में व्यक्त किया है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कवि घनानंद की वियोगावस्था का मार्मिक वर्णन है कि किस तरीके से वो अपनी प्रेमिका सुजान से वियोग में है, इस चीज का वर्णन यहाँ पर व्यक्त किया गया है। फिर है, अपनी प्रेयसी सुजान की प्रतीक्षा से बेसब्र प्रतीक्षा करते करते मरणासन दशा में है। यानी कि अपनी प्रेमिका की जो प्रतीक्षा करते करते अब उनकी अवस्था कैसी हो गई है? मरणासन, यानी मरने के बहुत करीब है। प्राण अटके हुए हैं क्योंकि वे सुजान का संदेशा लेकर ही निकलना चाहते हैं। अर्थात अब उनके प्राण अटके हैं कि भाई वो एक बार सुजान से मिलने या सुजान का संदेशा ही उनके पास आ जाए, बस एक बार वो सुजान से मिल लेना चाहते हैं, इसलिए उनके प्राण अटके हुए हैं। तो ये 3 पॉइंट है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें, लेकिन आप पॉइंट्स में नहीं लिखकर इसे पैरा में देंगे। अब आते हैं तीसरा, तोड़ो कविता नव सृजन की प्रेरणा है, कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए। तोड़ो तोड़ो, तो तोड़ो क्या था? अपने मन की निराशाओं को, अपनी असंगतियों को तोड़ने की बात की गई थी, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कविता नव सृजन की प्रेरणा देती है। भाई हम अपने अंदर की जब बुरी और जितनी बोरियत है और जितने निराशाएं हैं उनको निकाल देंगे, तभी तो हमारे अंदर नए विचार, नई चीज़ें उभरेंगी। जिस तरीके से पृथ्वी पर जब जो घास फूस फालतू की उग जाती है, जब हम उसको उखाड़ देते हैं, तभी वहाँ पर नए पौधे जो हैं वो उग पाते हैं। तो ये इस कविता के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर यही हमको बताने की कोशिश करी थी। तो क्या है? कवि विध्वंसकारी भूमिका में ना होकर सृजन के लिए उपयुक्त भूमिका तैयार करने की प्रेरणा देता है। चट्टानों और ऊसर भूमि को तोड़ने के बाद ताकि सृजन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रकृति से मानव मन की तुलना करके नया आयाम और मन में समाई ऊब और खींच को तोड़ने का आवश्यक है। तो जो मैंने बताया कि जिस तरीके से जो बंजर भूमि होती है वहां से जितनी चट्टानें हैं तो उनको हटा दो, फालतू के पेड़ पौधे हटा दो, तब वो पृथ्वी जो है वो नई उपज के लिए तैयार हो पाती है, नए सृजन के लिए तैयार हो पाती है। जिस प्रकार हम अपनी ऊब और खींच को जब हटा देते हैं, मन से सारी विसंगतियों को हटा देते हैं, तब हमारे मन में नए विचारों का सृजन होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब हमारे सामने कुछ काव्यांश आ रहे हैं, ठीक है। अब इन काव्यांश में हमें प्रसंग भी बताना है और इनकी व्याख्या भी करनी है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है? लघु सुर धनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पार जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊंघते रहते ए जब जगकर रजनी भरतारा। तो एक काव्यांश ये है। दूसरा काव्यांश हमारे सामने है। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी सुमुझती ये सहु सब सूला, सुनी बन गनु कीन रघुनाथा, करी मुनि बेस लखन से साथा, बिन पाहिन पायो देहि पाए, संकल साही रहे ए ही धाए, बहु निहारे निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयु न बेहु, अब सबहु आखिन देहु आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिहनी निर्ही मन सापनी बीछी, तजई विषम विष तापस तीछी। तो ये जो 2 काव्यांश दिए गए हैं, इनका प्रसंग भी लिखना है और आपको इसकी व्याख्या भी करनी है। तो हमने अपने इससे पहले जो हमारे क्या कहते हैं पाठ की जो व्याख्याएं कराई हैं, उनमें प्रसंग के साथ आपको व्याख्याएं कराई हुई हैं ऑलरेडी। आप वहां पर इन सारे चैप्टर्स की व्याख्याओं को पढ़ सकते हैं। तो इनका मार्किंग आपको किस तरीके से मिलेगी ये मैं बता देती हूँ। प्रसंग के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रसंग में आपको ये कविता कहाँ से ली गई है, क्या इसमें क्या कहते हैं किसने ये लिखी हैं,
है ये बताना है, और साथ ही आपको एक लाइन में से व्याख्यायित करना है कि क्या इसमें दिया है। प्रसंग में इतना आता है, फिर आप व्याख्या करोगे। जितनी भी पंक्तियां दी गई हैं उन सभी को आप अच्छे से समझाएंगे कि इसके अंदर व्याख्या क्या है। फिर है विशेष और भाषा। अब इसमें उसके नीचे आप विशेष एक टिप्पणी करके देंगे कि इसमें क्या चीज को विशेष रूप में, जैसे मान लीजिए दूसरा हमारा काव्यांश था कि भरत के दुख को व्यक्त किया जा रहा है कि उनके कारण उन जो है राम लक्ष्मण और सीता जो है उन्हें राशि वृष्ट ताक कर साधु का वस्त्र धारण करके नंगे पांव ही जाना पड़ा, और जो है वहाँ और उस रास्ते पे जहाँ बहुत सारे क्या कहते हैं कांटे थे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि भरत के दुख को व्यक्त किया जा रहा है कि उनके कारण उनके भाई भाभी को कितना दुख झेलना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक लाइन में, फिर आप ये चीज विशेष तौर पर हो गई। फिर भाषा आपकी आ जाएगी, ये इन दोनों के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं और क्या करना है, हमें इसके कोई भी 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो हमारा पृष्ठ संख्या 12 हो गई, 4 मार्क्स की। क्या दिया है, उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी ये बहुरिया अपने मायके लौट आवेंगी, गांव छोड़कर चली जावेंगी, फिर कभी नहीं आवेंगी। लेखक संवदिया और बड़ी बहुरिया के माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग का वर्णन करते प्रतीत हो रहे हैं। इसे स्पष्ट करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर किस तरीके से संवदिया में एक बड़ी हवेली की जो बड़ी बहू थी उनकी दुर्दशा को प्रकट किया गया, और संवदिया उनके संदेश को लेकर गया था, फिर वहाँ से जब वापस आया तो उसकी मनोदशा थी कि जो है बड़ी बहुरिया यहाँ से छोड़कर चली जाएंगी, ये व्यक्त किया गया था। तो यहाँ पर किस तरीके से घर में जो है पैसों के लालच में चीज़ें चलती हैं, बड़े बड़े परिवार टूट जाते हैं, ये सारी चीज़ें व्यक्त की गई थी। तो इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ हमें जोड़ना है। किस तरीके से बड़ी बहुरिया के कष्टों से हरगोबिंद अत्यंत दुखी था। तो जो उनको जो कष्ट हो रहे थे, किस तरीके से वो साग बथुआ खाकर रह रही थी, उनके पास पहनने को भी अब साड़ी नहीं थी, जो नौकर इतने काम करते थे वो नहीं थे। आप यहाँ पर पहले पॉइंट में वो सारा व्याख्यात करें, उनके दुखों के बारे में बताएंगे और हरगोबिंद कैसा महसूस कर रहा था ये बताएंगे। फिर है लक्ष्मी जैसी बहु बढ़िया के गांव छोड़कर चले जाने की बात सोकर व्याकुल था। तो किस तरीके से वो उस पूरे गांव की लक्ष्मी थी, ही जब वो चली जाएंगी तो क्या होगा, इस बात पे संवदिया यानी कि हरगोबिंद के जो विचार थे वो आप यहाँ व्यक्त करेंगे। फिर है संवदिया और बड़ी बहुरिया के माध्यम से समाज के बड़े वर्ग के साथ संबंध, वर्तमान में बुजुर्गों और असहाय लोगों के प्रति कर्तव्य बोध का अभाव है। संवदिया जैसी संवेदना आवश्यक है। तो वर्तमान समय में किस तरीके से बहुत से बुजुर्ग हैं, कोई इस समाज है जो अलग थलग पड़ जाता है आज की भागती दौड़ती जिंदगी के बारे में। तो आप इस तरीके से इस पार्ट में बड़ी बहुरिया के माध्यम से आप बुजुर्गों की दशा को व्यक्त करोगे, एक अलग थलग बड़े समाज की व्यथा को व्यक्त करोगे, और हरगोबिंद के माध्यम से एक जागरूक नागरिक की ये भूमिका को अदा करोगे कि किस तरीके से हमें उनकी केयर करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आ रहे हैं खंड खा। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था, लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। पंक्ति के माध्यम से भीड़ की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न हमारे पास आया है दूसरा देवदास पाठ से। किस तरीके से जब संभव जो है वो दिल्ली में भी भीड़ देखता था तो वो भागती दौड़ती अपने काम पे पहुंचनी जल्दबाजी की भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ थी सब आराम से थे, आध्यात्मिक रूप में थे, सुकून के साथ वाली भीड़ थी। तो दोनों भीड़ थी उसने देखी थी, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर था। दिल्ली की भीड़ लोगों को दफ्तर आने जाने, बाजार में सामान खरीदने की भीड़, सभी के उद्देश्य अलग अलग थे। हर की पौड़ी की भीड़ में एक सूत्रता थी। क्षेत्र व जाति की समानता के बाद भी समान उद्देश्य, जीवन में के कल्याण की कामना और धार्मिक आस्था का भाव था। तो दोनों भीड़ किस तरीके से अलग अलग हैं, ये बात आपको 2 अलग अलग पैरा में व्यक्त करनी होगी। इसे आप एक हेडिंग बना के भी डाल सकते हो, दिल्ली की भीड़, फिर उसे आप एक्सप्लेन करो, फिर हरिद्वार की भीड़, उसे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 2 एक तरीका ये भी है इसको एक्सप्लेन करने का। फिर नेक्स्ट आते हैं गा। शेर के मुंह में जानवरों का घुसना विसंगति को प्रतिपादित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा शेर पहचान 4 हाथ साझा लघु कथा से लिया गया है। तो एक लघु कथा थी शेर के मुंह में जो है सभी लोग बड़े आसानी से चले जा रहे थे।
तो यही बताया गया है कि शेर के मुंह में जानवरों का घुसना विसंगति थी। शेर के मुंह में जानवर अपने आप तो नहीं घुसते, तो ये जो घुस रहे थे, इस बात को हमें यहाँ पर बताना है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है जिसके द्वारा आम जनता संचालन है, यानी कि शेर को इस कहानी में क्या बताया गया है कि वो एक व्यवस्था है, उसने लोगों को लालच दिया है, प्रलोभन दिया है, और जानवर जो हैं वो आम जनता के प्रतीक हैं और उस प्रलोभन में पड़कर स्वतः ही इस व्यवस्था के उसमें जाल में फंसते चले आ रहे हैं। नौकरी का आकर्षण लेकिन केवल दिखावा। अब हर व्यक्ति को अलग अलग दिखावा है, किसी को नौकरी का दिया गया है, किसी को निर्वाण का दिया गया है, तो हर व्यक्ति को अलग अलग प्रलोभन देकर व्यवस्था ने अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है। उसके मुंह में जाने वाला वापस नहीं आता, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और व्यवस्था के मुंह में मतलब जो ये प्रलोभन देते हैं लोग, इनके फेर में जो एक बार फंसता है फिर निकल नहीं पाता है, ये चीज बतानी होगी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या हमें करनी है। अब हमारे पास गद्य खंड का एक पैराग्राफ आया है, अब हमें इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। और किस तरीके से इसकी मार्किंग रहेगी। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था। हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया उसे रोका जा सकता है। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा ना होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि उसकी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनियां बनाने में सफल रहा था। तो ये जो हमारे सामने गद्यांश प्रस्तुत किया गया है, हमारे पाठ जहां कोई वापसी नहीं से है, कि किस तरीके से हमारे लेखक सिंगरौली जाते हैं और वहां अमझर गांव को देखकर प्रभावित होते हैं। तो इसे आपको, इस पूरे गद्यांश को आपको अपने उसमें व्याख्यायित करना अपने शब्दों में। तो यहाँ पर जब आप प्रसंग लिखोगे कि ये पाठ जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या इतने, जहाँ कोई वापसी नहीं से लिया गया है, इसके राइटर ये हैं। इस तरीके से आप इसको पूरे प्रसंग को व्याख्यायित करेंगे, फिर उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर जो आप व्याख्या करोगे उसके लिए 2 अंक मिलेंगे। फिर विशेष इसमें क्या चीज़ है, इसमें जो बताया गया है क्या चीज़ है, विस्थापन के बारे में हमको बताया गया है, किस तरीके से जो है औद्योगिकरण के कारण जो है अच्छे खासे गांव को उजाड़ा जा रहा था, इस चीज़ को बारे में बताया गया है। और भाषा के लिए, इन दोनों के लिए आपको 2 अंक यहाँ प्रदान किए जाएंगे। अब आते हैं हमारे प्रश्न संख्या 14 पे। क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 7 शब्दों में दीजिए। अब हमारे सामने ये हमारा प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर 2 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं हमारी बुक अंतराल से, जिसे आप में से एक प्रश्न करना है, और ये एक प्रश्न है हमारा 3 नंबर का। क्या दिया है, धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, कारण बताते हुए विनाश के उपाय भी बताइए। तो क्या है, हमारी क्या कहते हैं, हमारी खाऊ उजाड़ू सभ्यता, ठीक है, इस पे था हमारा ये पाठ। तो इसमें बताया गया किस तरीके से पृथ्वी का वातावरण गर्म हो रहा है, इसके बारे में क्या है। विकास की औद्योगिक सभ्यता, उजाड़ की अभिसभ्यता, पर्यावरण संतुलन, मौसम का चक्र। तो किस तरीके से जो है हम पश्चिमी देशों की नकल के कारण अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक पर्यावरण को नहीं बचा रहे हैं, सिर्फ नकल करते जा रहे हैं, हर चीज़ को उजाड़ते जा रहे हैं, हमारे अपने प्राकृतिक संसाधनों को उजाड़ते जा रहे हैं और वातावरण को गर्म करते जा रहे हैं। इसके कारण जो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। कारखाने और उद्योगों को शहरों से दूर लगाना, नदियों का संरक्षण, प्लास्टिक की थैलियों का प्रतिबंध, अधिकाधिक वृक्षारोपण द्वारा स्वच्छ प्रदूषण। तो आप यहाँ पर 2 तरीके से बताएंगे। पहली चीज़ है वातावरण के गर्म होने का कारण क्या है, और दूसरा उसका निवारण क्या है। तो निवारण जैसे हमने कुछ आपको दे दिया है, और कारखानों को शहरों से दूर लगाइए, नदियों का संरक्षण कीजिए, उन्हें गंदा नहीं करिए, प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध, प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम से कम करिए, अधिक वृक्षारोपण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, प्लांटेशंस करने हैं, और वातावरण को स्वच्छ बनाना है और प्रदूषण कम से कम करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप निवारण के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।
अब इसके बाद आते हैं सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और शोक के अपार जल में गोते खा रहा था। कहाँ यह चेतावनी सुनते ही कि उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे खड़ा कर दिया। नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ा। जीवन मूल्यों की दृष्टि से इस कथन पर विचार कीजिए। तो क्या होता है, सूरदास की झोपड़ी, अब सूरदास की झोपड़ी जल गई थी, वो बैठा वहां रो रहा था, लेकिन वहां बच्चों को खेलते और उनकी वक्तव्य को सुनने के बाद उसके अंदर की वो सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है और वो पॉजिटिव बेसिस चला आ जाता है। तो इस बात को आपको जो है यहाँ पर लिखना है। कैसे करेंगे आप पॉइंट में, झोपड़ी जलने व रुपए चोरी होने से सूरदास अत्यंत निराश और कुछ व्यक्तियों की ही सूरदास से ईर्ष्या। तो ये जो कुछ घटित हुआ था कि वो क्यों इतना ज्यादा निगेटिव था, क्यों दुखित था, ये आप पहले एक्सप्लेन करोगे। फिर बताओगे सूरदास द्वारा विषम परिस्थितियों का सामना साहस व धैर्य के साथ करना। क्षीणकाय, दुर्बल, सरल मना सूरदास आत्मबल के सहारे ईर्ष्या व अन्याय के विरुद्ध सफल होता है। और किस तरीके से उसके मन के अंदर के सारे परिवर्तन हो जाते हैं, वो घटना लिखोगे जो बच्चों के उसने सुना कि खेल में कौन ऐसे रोता है, ये बात आप सुनोगे और फिर वो किस तरीके से राख को उड़ाने लगता है और उसके अंदर सारी पॉजिटिविटी आ जाती है, वो सारी चीज़ें आप बताओगे। वो क्या कहते हैं, जो है अंधा व्यक्ति, दुर्बल, एक भिखारी जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है और वो इन सारी नेगेटिव चीज़ों के सामने जो है एकदम डटकर सामने खड़ा हो जाता है। इस तरीके से इसको आप एक्सप्लेन करोगे। और इस प्रश्न के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और हम भी आपका प्रिपरेशन जल्दी ही स्टार्ट करवाएंगे। हमारा चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। जैसे आपकी ने अभी एक हमारा सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर था वो देखा, तो ये आपको 100% फ्री मिल रहा है। तो सिर्फ ये 100% ये पेपर ही आपको फ्री नहीं मिल रहा, इससे पहले हमारे चैनल पर अवेलेबल जितने वीडियो थे वो भी आप 100% फ्री देख सकते हैं। सिर्फ आपके ही क्लास नहीं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, और साथ ही आप इतने सारे कोर्सेज देख रहे हैं, ये भी आपको 100% फ्री मिलते हैं। और ये आपको कहाँ फ्री मिलेंगे, यहाँ ये आपको YouTube पे, हमारे वेबसाइट पे, हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स ऐप पे, सभी जगह आपको टोटली फ्री मिल रहे हैं 100%। डेली अपडेट के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स फेसबुक, व्हाट्सअप, आपका क्या कहते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी जुड़े रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा कि क्या आगे होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हम और लेकर आएंगे आपकी स्टडी के लिए। तो बिल्कुल तैयार रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।